कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पाठ्यक्रम है उसके दृष्टिकोण से जो 1 to 5 के लिए जो इंपॉर्टेंट विषय हैं आप सभी को करवाया जा रहा है। डिटेल से पढ़ भी चुके हैं और जो साथी अब तक कक्षा 3, 4, 5 का EVS नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने कक्षा 6 से 10 का SST और साइंस शुरू किया था और सबसे पहले SST साइंस में हमने SST को शुरू किया था साथियों, और SST में भी भूगोल विषय को शुरू किया था। और इसी कड़ी में साथियों कक्षा 6 का पूरा भूगोल हम लोगों ने देख लिया है SCERT और NCERT के दृष्टिकोण से। कक्षा 7 का भी भूगोल हम लोगों ने देख लिया है और कक्षा 8 का साथियों कल हम लोगों ने भूगोल देखा था, वह भी किस दृष्टिकोण से, SCERT पैटर्न के दृष्टिकोण से। आज साथियों NCERT पैटर्न के दृष्टिकोण से कक्षा 8 का भूगोल हम लोग देखेंगे। साथियों आज लगभग भूगोल खत्म हो जाएगा 8 का। कल से साथियों आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, क्लास 6 की। एक दिन पॉलिटी की क्लास 6 होगी, दूसरे दिन 7 होगा, फिर तीसरे दिन 8 होगा और इसी के बाद फिर आपका हिस्ट्री शुरू हो जाएगा कक्षा 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का और फिर इसके बाद साइंस होगा। इतने करने के बाद हमारा जो लक्ष्य है साथियों कि इस महीने के अंत तक आपको कक्षा 3 से लेकर के 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं 1 to 5 के दृष्टिकोण से उसको मैं करा दूंगा, जीके के दृष्टिकोण से। इसके बाद साथियों आज हम लोग कक्षा 8 के भूगोल को NCERT के दृष्टिकोण से देखें। हालांकि साथियों मैं बता दूं कि हमने NCERT और SCERT दोनों का मिलाजुला प्रतिरूप लगभग 100% पॉइंट को इसमें शामिल किया है, लेकिन आपको बता दें कि कई सारी अशुद्धियां SCERT के बुक में है, तो मैंने अपने स्तर से संशोधन करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर कुछ खामियां रह गई है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको नोट में सुधार करूंगा। साथियों एक सुझाव एक साथी के रूप में आपसे मांगता हूं। आइए साथियों हम लोग कक्षा 8 के NCERT के दृष्टिकोण से भूगोल विषय को हम लोग देखें। साथियों कक्षा 8 के NCERT के दृष्टिकोण से भूगोल विषय को देखें तो लगभग साथियों यहाँ पर आपको 6 चैप्टर मिलेंगे देखने के लिए और एक एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको लिए हैं। हालांकि साथियों इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने इसलिए छांटे हैं जो कि SCERT में पॉइंट थे तो इसलिए मैंने इसको छांट दिया है, लेकिन जो SCERT में नहीं था वह NCERT में था तो हमने उसको लिया है साथियों। तो सबसे पहला चैप्टर है साथियों कक्षा 8 के भूगोल का संसाधन। देखिए इसमें भी आपको संसाधन खास करके जो वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन आदि के बारे में बताया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि जल, भूमि आदि जो है प्राकृतिक संसाधन है। आपने जानते हैं साथियों कि जो जल है, भूमि है, पहाड़ है, पर्वत है, ये कौन से संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और आपको कमेंट करना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से है। तो क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे साथियों कि आपके जो है प्राकृतिक संसाधन कौन है, मानव निर्मित संसाधन कौन है। एक चीज़ और बता दें साथियों कि एक बड़ी जानकारी BPSC के द्वारा सामने निकल के आ रही है कि लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस है और जो ज्ञान है दोनों को चेक करना चाहता है कौन, BPSC, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। इसलिए जो जानकारी निकल के आ रही है साथियों कि आपका NCERT और SCERT का सारा पॉइंट सभी शिक्षक अभ्यर्थी को याद रहना चाहिए और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक होना चाहिए। तो मैं आपको NCERT SCERT का नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं साथियों। आपके मेहनत को मैंने काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि अगर आप NCERT की बुक खरीदने जाते हैं मार्केट में तो 1000 में आपको NCERT का बुक मिलेगा, फिर SCERT का बुक मिलेगा 1000 में, 2000 का बुक लग जाएगा, फिर 500-600 का कॉपी लीजिएगा, फिर 1 महीने आपको लिखने में लगेंगे। तो मैंने आपको एकदम आसान 99 रुपये में ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आप सभी लोग जो 62,056 है, जो नंबर बता रहा हूँ साथियों 62,056 23,616 पर जो है आप क्या करेंगे, 23,616 पे आप 62,056 23,616 पर आप मैसेज करेंगे और लिखेंगे SCERT या NCERT नोट्स लिखेंगे साथियों। तो आपको मात्र 99 रुपया पे करने पर मिल जाएगा वह नोट साथियों। तो कहीं ना कहीं आपका एक मेहनत जो है, जो पैसा दोनों बच जाएगा। दूसरी बात ये बता दें साथियों कि आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ तैयारी करें। आप सभी लोग पहले SCERT NCERT पर फोकस करें, फिर BPSC जो जितना प्रीवियस ईयर पूछा है वो सारा मैं इस चैनल पर कवर कराने वाला हूँ, आप विश्वास रखें हम पर। इसके बाद आगे है साथियों पहला पॉइंट क्या है कि जल, भूमि आदि को क्या कहा जाता है। तो जल, भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और हमने आपसे पूछा कि मानव निर्मित संसाधन कौन है, तो कमेंट कीजिए। इसके बाद है कि पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। देखिए संसाधन क्या होता है, कोई भी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अगर टीवी, मोटरसाइकिल, बाइक या पहाड़, पर्वत, किसी भी चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। इसके बाद है और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। हालांकि कल भी मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग हो सके और भंडार सीमित हो, जैसे पेट्रोल, कोयला वगैरह, और नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन कौन है साथियों, आपको कमेंट करना है, ऐसे मैं बता भी देता हूँ। सूरज की किरण, जल वगैरह नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, आपके कमेंट करना। देखिए कुछ चीज़ मैंने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि आपको भी क्रिएटिव होना चाहिए।
तो आप भी थोड़ा थोड़ा सोच के कमेंट करके बताइए। इसके बाद है कि समय और समस्या दो कारक पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। जैसे कि आपके पास क्या समय है, क्या समस्या है, इसको ध्यान में रखते ही आपका संसाधन परिवर्तित होता है। इसके बाद है नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, तो मैंने अभी पूछा ही साथियों, तो आप कमेंट कर सकते हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या एग्जाम्पल। इसके बाद है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। देखिए साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि संभाव्य संसाधन क्या होता है, वास्तविक संसाधन क्या होता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे मैं बता देता हूं कि वास्तविक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में वह मौजूद है उसकी भी हमें जानकारी है। और संभाव्य संसाधन क्या है कि जिसकी प्रयोग अभी नहीं हो रहा है और कितना मात्रा में है इसकी हमें जानकारी नहीं है, वही हम संभाव्य संसाधन। देखिए इस पूरे चैप्टर में अगर NCERT SCERT को देखें तो यहाँ पर जो है आपको वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय और नवीकरणीय का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद है साथियों चैप्टर 2। देखिए आपको जो नोट्स मिलेगा साथियों वह प्रिंट में नोट्स मिलने वाला है। देखिए इसको मैंने जल्दबाजी में किया है इसलिए थोड़ा बहुत अक्षर इधर उधर हो रहा है, तो आप चिंता नहीं करें। लेकिन जो अब आपको नोट्स मिलने जा रहा है उसको मैंने प्रिंट में भेज दिया है, तो जल्दी वह प्रिंट में आने वाला है। तो 62 056 23 616 पर आप जो है SCERT नोट्स मैसेज करके अपना बुकिंग करा ले, ताकि जल्द से जल्द आपको जो प्रिंटेड नोट्स है वह मिल जाएगा, जिससे आपका पेज भी कम खर्च होगा। देखिए एक फायदा और है, अगर यदि प्रिंट नोट्स आपको मिलेगा तो कम से कम जैसे कि अगर हैंड रिटन नोट्स 300 पेज का होगा तो 100 पेज में 3 से लेकर के 10 तक का सारा पॉइंट आ जाएगा। एग्जाम के टाइम में भी आप एक बार निकालिएगा पूरा आप NCERT SCERT का पॉइंट रिवीजन हो गया। तो कितना अच्छा काम सीटेट एकेडमी के द्वारा आपके द्वारा किया जा रहा है, आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए साथियों। इसके बाद है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो है साथियों आपका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। देखिए साथियों पॉइंट NCERT में काफी है, लेकिन जो पॉइंट SCERT और NCERT में कॉमन थे तो मैंने SCERT में ही ले लिया, और जो कॉमन नहीं थे तो मैंने NCERT में लिया साथियों। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। आपको कमेंट करना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ सारा कमेंट करें। इसके बाद साथियों आपको NCERT में कि कितने भूमि पर झारखंड में वन पाई जाती है, तो 29% भाग पर झारखंड में वन पाई जाती है। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बिहार में कितना प्रतिशत वन है? मैंने इस क्वेश्चन को कराया है साथियों। जब अगर आज यदि आप कमेंट करके जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपकी तैयारी में कमी है और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी चैनल पर मैंने आपको बताया है कि बिहार में कितना प्रतिशत वन है। इसके बाद साथियों रेगर मृदा को काली मृदा कहते हैं। देखिए काली मृदा का सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कल मैंने SCERT में कर दिया है, जो नहीं देखे हैं तो पूरा कल का वीडियो देखिए, धड़ाधड़ हो जाएगा सारा चीज। इसके बाद है साथियों बैतला राष्ट्रीय उद्यान। बैतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह लातेहार जिला में स्थित है। तो NCERT का पॉइंट है साथियों कि बैतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और यह किस जिला में है? लातेहार जिला में है। इसके बाद है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त समोच्च रेखीय जुताई है। देखिए समोच्च रेखीय जुताई क्या है? आपने देखा होगा कि पहाड़ है, पहाड़ के फिर नीचे पहाड़ है, फिर पहाड़ के नीचे पहाड़ है, तो आप जो है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हल से जोता जाता है, इसे जोता जाता है समोच्च, तो ये पानी आता है धीरे धीरे, तो पानी समोच्च रेखीय जुताई में जो है फंस जाता है और फिर मृदा अपरदन उससे जो है रुक जाता है। जैसे ऊपर से मृदा आया ना तो समोच्च रेखीय जुताई हुआ, यहाँ पर जैसे लकीर लकीर टाइप का जुताई हुआ, तो ये मृदा आकर के यहाँ फंस जाता है, पानी निकल जाता है। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए पर्वतीय अगर ढाल वगैरह पर जो है बहुत जरूरी है समोच्च रेखीय जुताई। अब देखिए साथियों महासागर में लवणीय जल पाया जाता है, तो आपको कमेंट करना है कि महासागर का जो जल लवणीय होता है वह किस चीज के उपस्थिति के कारण होता है साथियों। इसके बाद झारखंड में कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो 23% भूमि कृषि योग्य है। और इसी पर आपको बताना है कि बिहार में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कल ही मैंने कराया था कि पूरे देश में वन का कितना प्रतिशत रहना चाहिए कि आपका पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में कितना प्रतिशत भाग पर अभी वन है। इसके बाद आगे साथियों परितंत्र, ये पहले भी मैंने आपको कराया है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है और इसे ही परितंत्र कहते हैं। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन मिट्टी है साथियों? काली मिट्टी है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है? अब देखिए साथियों दक्कन की पठार है, दक्कन की पठार कल भी मैंने इसको कराया था कि दक्कन की पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है ये आप कमेंट करके बताइए तो मैं जानूं, कल भी मैंने इसको बताया था। इसके बाद है पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, जल है। इसके बाद आपको बताना है साथियों, मैं पूछता हूं कि रक्षक मेखलाएं क्या है? रक्षक मेखलाएं क्या है? और एक क्वेश्चन, विश्व में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? साथियों यहाँ पर तो NCERT में 11% था, लेकिन थोड़ा सा आप बताइए इसको चेक करके
मैं जल्दबाजी में इसको चेक नहीं कर पाया, तो एक बार चेक कीजिए कि विश्व में कृषि योग्य भूमि अगर 11% होगी तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं नोट्स में सुधार कर सकूं और जो हमारे साथी नोट्स को लेंगे उसको एक अच्छा नोट्स मिल पाए। हालांकि साथियों मैं तो सुधार करूंगा ही। इसके बाद है कि सामुदायिक कृषि पर समुदाय का अधिकार होता है। ये चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 3 है साथियों खनिज शक्ति संसाधन। देखिए साथियों खनिज के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे कल ही मैंने आपको करा दिया था, लेकिन कुछ जो SC NCERT में पॉइंट बचे हुए हैं जिनका SCERT में समावेश नहीं था तो मैंने उसको कर दिया है साथियों। भारत का जो है चांदी का अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक देश है साथियों। इसके बाद है धात्विक खनिज अग्नेय एवं अवसादी शैल में पाए जाते हैं। तो अग्नेय और अवसादी का स्पेशलिटी क्या है साथियों, आपको कमेंट करना है। अवसादी परतदार चट्टान कौन होता है इसमें बताइए, अग्नेय होता है कि अवसादी होता है, इसको बताइए। इसके बाद है कि ब्राजील, देखिए ब्राजील में विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे अधिक उच्च कोटि का लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में होता है। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, कल ही मैंने कराया है साथियों कि जो स्पंज लोहा है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसके बाद है कौन रंग का हीरा दुर्लभ होता है, तो हरा रंग का हीरा साथियों दुर्लभ होता है। इसके बाद मैंने कराया था साथियों कि चट्टाने की कितनी प्रकार है, चट्टाने की 3 प्रकार है, तीनों प्रकार का नाम बताइए और तीनों प्रकार का नाम के बाद एग्जाम्पल सोचिए उसका। इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, अगर 3 प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के तो उसको बताइए, उसका उदाहरण भी आप सोचिए। इसके बाद वर्षा कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की वर्षा होती है, कौन कौन वर्षा आती है उसको भी आप सोचिए। चक्रवाती वर्षा से हानि होती है कि प्रति चक्रवाती वर्षा, कैसा क्या है सब सोचिए साथियों। तो इसके बाद आगे है साथियों, आगे क्वेश्चन है साथियों कि ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइड, ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये आप बताइए। इसके बाद कोलार विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। कोलार से क्या निकाला जाता है और कोलार कहां पर है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। चिली और पेरू तांबे अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। देखिए साथियों मैं क्वेश्चन इसलिए बीच बीच में आपसे पूछता हूं ताकि आपकी जागृति बनी रहे। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत जो है मोबाइल से उसको सर्च कीजिएगा, नोट्स को देखिएगा, पढ़ाई के प्रति आपका दिमाग जाएगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। इसमें एक लॉजिक है साथियों, एक अच्छे स्टडी के लिए इस तरह का पैटर्न होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है रानीगंज कहाँ पड़ता है साथियों, तो रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध यह जो है जगह है साथियों। इसके बाद झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सब क्षेत्र कहाँ है, ये सब क्षेत्र आप सभी को पता है, बच्चा को पता है, झारखंड में है साथियों। इसके बाद चैप्टर कृषि, चैप्टर 4 इसमें कृषि के बारे में बताया गया है साथियों। इसमें जो है कल्चर, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारा चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए आप सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीटों का पालन, जिससे आप रेशमी वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो रेशम का कैसे निकलता है, तो वो जो रेशम कीटों का जो पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद है वाणिज्य कृषि, जब फसल का उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय के हेतु किया जाता है। यानी कहने का मतलब है वाणिज्य कृषि एक ऐसी कृषि है जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब आपको बाजार में विक्रय करना होता है कोई भी चीज़ को, तो वह वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके बाद अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो विटीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन जो लोग करते हैं वह पीसी कल्चर कहलाता है साथियों। इसके बाद एक पॉइंट था साथियों मैंने आपके लिए छोड़ा है, प्राथमिक गतिविधि के बारे में मैं बताता हूं, माध्यमिक गतिविधि और तृतीयक गतिविधि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं साथियों। तो प्राथमिक गतिविधि क्या होता है, तो कृषि, मछली पालन आदि प्राथमिक गतिविधि में आता है। माध्यमिक गतिविधि और तृतीयक गतिविधि के बारे में आपको कमेंट करना है। इसके बाद साथियों चलवासी कृषि, देखिए चलवासी कृषि क्या होता है कि पशु चारकों का जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरे स्थान पर जाना, वे चारे की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं। कहने का मतलब है कि पशु चारक जो है जलवायु परिवर्तन के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं चारा वगैरह की तलाश में, तो उसको चलवासी कृषि कहते हैं। इसके बाद है साथियों वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाने को उद्यान कृषि कहते हैं। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है साथियों। सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। इसके बाद 5वां है साथियों, 6 चैप्टर है, सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए देश का पहला जो सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कहाँ पे खोला गया, कलकत्ता में खोला गया, और कब खोला गया ये आपको कमेंट करना है कि देश का पहला सूती वस्त्र उद्योग का जो कलकत्ता में स्थापन किया गया था वो कब किया गया था। इसके बाद गालोर क्या होता है साथियों, गालोर सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। पहला सफल आधुनिक वस्त्र जो मिल है वह कहाँ पर लगा, 1854 में लगा, और कहाँ पर लगा ये आपको जवाब देना है साथियों। इसके बाद हरियाणा का गुरुग्राम शहर को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साइबर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, हरियाणा का गुरुग्राम शहर। इसके बाद अहमदाबाद में जो पहली सूती मिल लगाई गई वह कब लगाई गई। हालांकि साथियों इसका जब मैंने नेट में सर्च किया है तो इसका आंसर आ रहा है साथियों 1861। तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कुछ है, लेकिन बुक में 1859 था, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा।
इसके बाद है ओसाका, जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का केंद्र है। जापान का जो महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का केंद्र है वह कौन है? ओसाका है साथियों। और अहमदाबाद गुजरात की साबरमती के तट पर अवस्थित है साथियों। ये सभी आप चीज को पता होगा। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं साथियों कि सार्वजनिक उपक्रम में जो सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वह कौन है? निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, ये आपको जवाब देना है साथियों। आइए साथियों और एक दो चैप्टर है उसको देखते हैं। चलिए आगे के महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग को बता देते हैं साथियों कि ऊन, सिल्क और कपास कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मानव निर्मित रेशा कौन है? आप कमेंट कीजिए। पत्तन का अर्थ क्या होता है साथियों? पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह। जो बंदरगाह बड़े बड़े जो मालपोत वाहक जहाज जो है जहां पर लगते हैं तो उसको पत्तन कहते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद साथियों चैप्टर 6 है साथियों मानव संसाधन। देखिए क्या मृत्यु दर क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित मृतकों की संख्या को मापा जाता है मृत्यु दर में। इसके बाद है प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर पे जो मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है साथियों? पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ये साथियों ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो ऑप्शन दे देगा। देखिए साथियों अप्रवास और प्रवासी को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि प्रवासी किसको कहते हैं और अप्रवासी किसको कहते हैं। मैंने हालांकि लिख दिया है, कम शब्दों में लिखा है, लेकिन आप इसको डिटेल कमेंट में कीजिए। हालांकि देखिए आप साथियों आगे है कि संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 45 है साथियों। इसके बाद भारत में जीवन प्रत्याशा की दर कितना है? 64 है। इसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया? तो ये 1950